Hello students, welcome to Oxen Career Classes. I am Karanveer Singh Sagar from Institute of Science, Banaras Hindu University. आज हम लेक्चर 1 में कंप्लीट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन पूरी करेंगे। तो हमने बोला कि एनसीईआरटी कवर करेंगे, तो एनसीईआरटी में जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें सबसे पहले आता है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो लाइफ स्पैन कोई बड़ी तोप नहीं है। लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल। कहने का मतलब यह है द लाइफ स्पैन इज डिफाइंड एज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। मेरे साथियों, यहां पर आप इस शब्द को ध्यान रखिए, नेचुरल डेथ की बात हुई है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई इंसान है, उसने सुसाइड कर लिया है 30 की उम्र पे, तो उसको हम लाइफ स्पेन उसका 30 साल का कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको एमसीक्यूज के अंदर जो एग्जामिनर है चकमा दे सकता है नेचुरल वर्ड को एब्सेंट करके, ठीक है ना। तो हमने बात किया लाइफ स्पेन के बारे में। इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि ये एक टाइम पीरियड होता है नेचुरल बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक। तो हम इसके बारे में एक बात कहते हैं कि जो नॉट नेसेसरीली रिलेटेड विद द साइज। कहने का मतलब यह है जो लाइफ स्पैन है वो हम साइज देख के डिसाइड नहीं कर सकते किसी का, कि कोई आदमी ज्यादा बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा और कोई छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होगा। तो हम देख रहे थे कि जो लाइफ स्पैन है वो नेसेसरीली रिलेटेड नहीं होता साइज के, क्योंकि जो पैरट की जो एज है वो 160 ईयर्स मानी गई है। काऊ की जो एज है वो 20 to 25 की रेंज में मानी गई है। तो जो पैरट का साइज है हालांकि छोटा है, फिर भी उसकी जो उम्र है वो काऊ से बड़ी है, ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड विद साइज। तो आगे हम चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो मैं आपसे बोलूं कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन, तो आप सोच के देखिए क्या ये लाइन सही लिखी हुई है। सोचिए, अगर बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे यस ये लाइन सही लिखी हुई है, बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे नो ये लाइन गलत है। तो मैं उन स्टूडेंट्स के बोलना चाहता हूं कि जो यस बोल रहे हैं, कि जो लाइन बोल रहे हैं कि जो लाइन सही है, तो उनके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसके पर ध्यान दें। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए ये लाइन ठीक है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात? अब इसका रीजन भी जान लेते हैं कि आपने बोला कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, यानी कि मरते नहीं, अमर होते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन। उसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने आप को स्प्लिट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को स्प्लिट कर लेगा तो मरेगा कहां? वो इंडिविजुअल नया फॉर्म कर लेगा। सीधी सी बात है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जो नॉर्मल इंसिडेंस के अंदर हम बात करें तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मैं फोकस करके बार बार कह रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में यह बात बहुत फोकस की गई है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती। तो इसके अंदर एक अच्छा सा क्वेश्चन फ्रेम होगा कि असर्शन के अंदर दे देगा वो कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। ये तो असर्शन हो गया। और रीजन में दे देगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स बाय माइटोटिक डिवीजन। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एम्स के अंदर। समझ में आ रही क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं? तो आगे हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली कि इमोर्टलिटी के बारे में, कौन है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजिकली इमोर्टल का मतलब यह नहीं होता
कि वो कभी मरेगा ही नहीं, यानी कि उसकी डेथ ही नहीं होगी। होगी कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर। अगर उसका टेम्परेचर है वो हाई हो जाए या एक्सटर्नल इंजरीज हो जाए उस सेल के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि बायोलॉजिकली इमॉर्टल का मतलब यह नहीं है कि वो कभी मरेगा ही नहीं, मरेगा लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हाई टेम्परेचर मिल जाए या फिर एक्सटर्नल फैक्टर जो कि इंजरीज हो सकती है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब यह है, जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो पहले जान तो लें कि क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन is defined as an organism can give rise to young ones या offspring similar to itself. The biological process in which क्या होगा उसके अंदर कि give rise to new organisms जो कि उसके सिमिलर दिखाई देंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी की बात नहीं कर रहा मैं, सिमिलर हो सकते हैं, एग्जैक्ट फोटोकॉपी भी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे। तो पढ़ लिया हमने रिप्रोडक्शन। एक बार और दोहरा देता हूं मैं इस बात को कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर अगर कोई यंग वंस प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है जहां, वहां वो क्या होगा, सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसे ही इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब मुद्दा यह है कि इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस की हमें क्यों जरूरत पड़ी, नेचर ने ऐसा क्यों ये व्यवस्था बिठाई कि रिप्रोडक्शन करना जरूरी हो गया। आंसर है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, नीड हमें क्यों पड़ी, नेचर ने ऐसा क्यों नियम बनाया कि हमको रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। क्योंकि स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है, यानी कि मान के चलिए कोई लॉयन की स्पीसीज है, तो उसके अंदर क्या है कि वो कंटिन्यूटी आगे चलती रहे, वो एक्सटिंक्ट ना हो, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसकी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे चलाने के लिए उसको रिप्रोडक्शन करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट कंडीशन में आने के कगार पे खड़ी हो जाएगी। नई बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब यह है कि हम दोबारा बताता हूं, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की कंटिन्यूएशन के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में हमने ये पढ़ लिया, तो मैं इसके बारे में थोड़ा हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहने का मतलब यह है, हम अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। आप बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बस इतना जान लीजिए कि ये होता किन किन में है, बाकी डिटेल तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो किसके अंदर पाया जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट्स। ठीक है, इन सेम वे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाएगा एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। आप ये बोलोगे लगभग सेम है, तो इनके अंदर भी पाया जाएगा, इनके अंदर भी पाया जाएगा। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि एक शानदार क्वेश्चन बनता है इससे कि नेचर के द्वारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको बेटर स्ट्रेटजी कंसीडर किया गया है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसका कारण जान लीजिए, क्या कारण हो सकता है। इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है ये,
यानी कि अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए वेरिएशंस होंगे, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे काम करेंगे। अब आपको इवोल्यूशन और वेरिएशन ये दो नए टर्म आ गए। अब सोचोगे ये क्या होता है, इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इवोल्यूशन नाम का एक कंप्लीट चैप्टर आगे पढ़ेंगे और वेरिएशन उसी में आ जाएगा, ठीक है ना। अब वेरिएशंस क्या होते हैं कि ये स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, बस आप इतना समझ लीजिए, स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस, ठीक है ना, कि जो वेरिएशंस हैं वो स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस हैं और जो कि रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, किसके लिए, फॉर इवोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है।